हेलो एवरीवन। तो ये है पेपर पीजीटी फिजिक्स का स्टेट का जो 2020 में हुआ था, जिसमें 114 तक के क्वेश्चन सोल्व कर चुके। तो आज करेंगे 115 का क्वेश्चन। देखो क्या है। ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया और करंट दे रखे हैं दोनों। अज्यूम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, भाई एक एटम के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर विल बी, जो वायर है उसके अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू निकालनी है। डेंसिटी दे रखी है कॉपर वायर की 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 115 का। पहले जो चीजें गिवन हैं वो रख लो। अपने को करंट दे रखा है 1 एम्पियर और दे रखा है एरिया कितना 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और मिली की वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर -3, तो ये स्क्वायर है तो -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और क्या दे रखा है अपने को, डेंसिटी दे रखी रो, जिसकी वैल्यू दे रखी 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अपने को निकालनी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वीडी की वैल्यू। तो जो 12th क्लास की फिजिक्स है उसके अंदर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, भाई बोर्ड में आता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है रिलेशन, I इज इक्वल टू ANEVD। VD यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19, अन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया, आई करंट। हमें वीडी निकालना है। तो अपने पास देखो करंट दे रखा है, एरिया दे रखा है, ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और एन की वैल्यू अगर निकाल ले हम, एन की वैल्यू मिल जाए भी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो वीडी की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना होता है, कुछ के इंपॉर्टेंट है भाई जो बार बार एग्जाम में आते हैं, वो चार ही हैं मोस्टली, चार पे मतलब जिनका यूज होता है एटॉमिक मास का, वो चारों मैं लास्ट में लिखवा दूंगी। तो कॉपर के लिए एटॉमिक मास होता है 63.5 ग्राम पर मोल। इसको हम 64 भी यूज कर लेते हैं फॉर कैलकुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इतने ग्राम मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 10 टू द पावर 23। इतने एटम होते हैं, लिख दो, इतने एटम होते हैं, इतने ग्राम पर मोल में इतने एटम होते हैं। ठीक है। तो मास फिर एक एटम का बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम, क्योंकि टोटल एटम में हमें पता है कितने हैं और इसका मास पता है। तो एक का मास कितना होगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 63.5 10 टू दी पावर, इसको चेंज कर लो ग्राम को केजी में, -3 आ जाएगा, और नीचे से डिवाइड कर दो 6.02 10 टू दी पावर 23। बस मास ऑफ 1 एटम आ गया अपने को। ठीक है। अब देखो हमें चाहिए भी पर मीटर क्यूब में कितने एटम हैं, मतलब एक एटम का मास ऑफ 1 एटम आ गए। अपने को एन की वैल्यू चाहिए। तो देखो टोटल हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी दे रखी कितनी, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये पर मीटर क्यूब मतलब एज ए टोटल मास, और एक का मास पता है। अगर टोटल को हम मास ऑफ 1 एटम से डिवाइड कर दें, सोच के देखो, टोटल का मास को एक जो एटम का मास हो उससे डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ एटम कितने वो आ जाएंगे, और अगले ने दे रखा भी एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो बस एन की वैल्यू आ गई। डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे इस वाले से, तो 63.5 10 टू द पावर -3, ये ऊपर चला जाएगा 6.02 10 टू द पावर 23। इसको कैलकुलेट करोगे तो 8.5 10 टू द पावर 28 आएगा। भी करके देख लेना कैलकुलेशन। तो बस एन की वैल्यू का ही रोड़ा था, एन की वैल्यू निकलते ही अब आगे वाला बिल्कुल कैलकुलेशन हम फॉर्मूले में पुट करते ही सारे कुछ गिवन है। जैसे यहाँ से वीडी का फॉर्मूला बनाओ, वीडी इज इक्वल टू, वीडी निकालना, वीडी का क्या हो जाएगा, इधर करंट है, इसके नीचे एरिया एन इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है। तो बस पुट कर दो। करंट कितना दे रखा है 1 एम्पियर, एरिया कितना है 10 टू द पावर -6, और n की वैल्यू ये 8.5 10 टू दी पावर 28, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 10 टू दी पावर -19। सोल्व करो, 10 की पावर कितनी होगी, देखो ऊपर जाएगा 6 होगा, इधर ये माइनस का हो जाएगा 28, और ये प्लस का हो जाएगा 19, और ये 1.85 है,
1.6, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4 जीरो के ना, हाँ 474, ये आया मीटर पर सेकंड में। बट आंसर देखेंगे तो ये दे रखा अभी मिलीमीटर में, इसको मिलीमीटर में मतलब 3 शिफ्ट कर दो पीछे, 0.074, 3 जीरो कट जाएंगे ना, 10⁻³ तो ये आंसर आ गया मिलीमीटर पर सेकंड में वीडी की वैल्यू, ये आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटेड मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन तो ट्राई करो भी, जो अपना पेपर होगा पीजीटी का उसमें स्किप ही कर दो, बहुत बड़ी कैलकुलेशन वाला तो वहाँ बैठ के सोल्व कर ही नहीं सकते, तो बहुत शॉर्ट भी पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत लोग उनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो में गैप आ गया, कुछ भी समझ सकते हो, ये जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा गैप आ गया। अब कोशिश करेंगे लगातार रखें अपनी सीरीज को, ठीक है। थोड़ा सा एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। देखो एक फेमस टॉपिक है 12th में, उसी में फॉर्मूला डायरेक्ट बहुत बार एग्जाम में आता है, रिलेशन निकालो करंट और डायरेक्ट वेलोसिटी के बीच में, प्रूफ भी दे रखा है उसमें इसका, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो I इज इक्वल टू होता है ANEVD, आई दे रखा है, एरिया दे रखा है, ई की वैल्यू होती है, VD निकालना, N की निकालनी, बस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने। तो देखो N क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा एटॉमिक मास कॉपर के लिए ये होता है, इतने मास के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक का मास आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू निकालनी है अपने को, डिवाइड कर दिया, मास ऑफ 1 एटम आ गया। अब टोटल मास को 1 एटम के मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ फ्री एटम आ गया, एक एटम पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, बस सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दिया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अभी नेक्स्ट। कंसिडर द सिचुएशन शो इन फिगर, कुछ सिचुएशन दे रखी इधर, द वॉल ऑफ इज स्मूथ, वॉल्स है वो स्मूथ है, मतलब ये इसके कोई ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा रही, स्लिपरी इसका सरफेस एरिया है, सरफेस है, बट द सरफेस ऑफ ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट आर रफ, बट ए बी दोनों के बीच में रफ सरफेस है, मतलब एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। द फ्रिक्शन ऑन बी के ऊपर ड्यू टू ए की वजह से बी के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरह का इसने ऑप्शन बना रखे हैं, ऊपर की तरफ लगाएगा ए बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, नीचे की तरफ लगाएगा, जीरो होगा, या जो सिस्टम है कैन नॉट बी रिमेन इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। तो समझो देखो कैसे, ऐसे दे रखा है वाल, और ये वाला दे रखा है बक्सा ए और ये वाला बी, इनके बीच में रफ सरफेस है और इनके बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं, क्योंकि ए वॉल जो हो यहाँ पे स्मूथ दे रखी है, मतलब ये इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा रहा है, इधर एक फोर्स काम कर रहा है ऑफ। तो सभी का फोर्स निकालो, देखो बी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इधर ये बड़ा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफ, ए है इसके ऊपर एक्शन कर रहा है तो ए इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स करेगी, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, दोनों फोर्स हो गए, ड्यू टू वेट mg डाउनवर्ड लग रहा है। तो देखो इधर ये फोर्स लग रहा है उतना ही उधर लग रहा है, तो आपस में बैलेंस हो गई, वेट की वजह से डाउनवर्ड लग रहा है, ऐसे तो ये बी बॉक्स है वो नीचे गिर जाएगा, तो ए इसके ऊपर क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बी के ऊपर ए की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बी क्या करेगा, बी इसके ऊपर जो ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक जो जिस पे फोर्स लगा रहा है दूसरा उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगा। अच्छा ए पे और देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये बड़ा एफ बी को धक्का दे रहा है, मतलब ए के ऊपर भी लग रहा है धक्का, तो इस दीवार ने इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स दिया, ठीक है, इसके वेट की वजह से नीचे mg डाउनवर्ड लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स है वो भी डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्ड, अपवर्ड जो है ये दीवार जो है इसको कहीं मतलब दोनों के बीच में स्मूथ है सरफेस एरिया, तो ये इसके ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगाएगी भी, तो इधर वाले तो बैलेंस हो गए, और दो फोर्स नीचे काम करें, ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो ए बॉक्स है वो तो नीचे गिर जाएगा, ए नीचे गिरेगा तो बी भी नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसने पूछा क्या था कि द फ्रिक्शन ऑन बी के ऊपर ड्यू टू ए की वजह से कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इसका ऑप्शन होगा भाई, बोर्ड ने भी माना है फोर्थ, सिस्टम कैन नॉट बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम, कि सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में है भाई, इक्विलिब्रियम में नहीं, क्योंकि ए के ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, जब बॉक्स ए नीचे गिर गया तो बी तो सीधी सी बात है बी तो नीचे गिरेगा ही, क्योंकि इसके साथ ही तो अटैच है, तो ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स निकाल ही नहीं सकते भी, ठीक है। दोबारा देखो दोनों के बस नेट फोर्स निकाल लो कहाँ कहाँ रहे, बस आंसर मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117। ए बॉल ऑफ चार्ज नॉन चार्ज क्यू है, अननोन मास m है, इनिशियली एट रेस्ट, पहले रेस्ट पे है, फिर उसको क्या किया, अच्छा फॉल फ्रॉम ए हाइट h से उसको गिरा दिया गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। बॉल जो है हिट करेगी ग्राउंड को इस स्पीड से। द वैल्यू ऑफ द m इन टर्म ऑफ ई क्यू जी, m की वैल्यू निकालनी। देखो एक बॉल थी ऐसे समझो, रेस्ट पे थी, उसको नीचे गिरा दिया तो ड्यू टू वेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी वो नीचे जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डाउनवर्ड है, मतलब नीचे दो फोर्स काम करें, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी जब वो हिट करेगा ग्राउंड को गिर के तो इस वेलोसिटी से हिट करेगी, ये दे रखी है। तो एक मोशन ऑफ इक्वेशन डायरेक्ट यूज करके और हमें सिर्फ m की वैल्यू निकालनी। देखो कैसे, 117 का क्वेश्चन है। v की वैल्यू दे रखी है 2√gh। नीचे कौन से फोर्स काम करे, एक तो उसकी वेट की वजह से नीचे आएगी बॉल, दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से फोर्स लगता है QE, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स निकालें। तो दो फोर्स नीचे काम करें जो उसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना काम करे, यहाँ पे नेट फोर्स नीचे की तरफ 2 है तो mg प्लस में QE। तो फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, m है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m। तो F की वैल्यू कितनी है, टोटल फोर्स है ये बड़ा mg प्लस में QE डिवाइडेड बाई m। बस m को इससे डिवाइड ही कर दो, फोर्स आ गया g बच गया इधर तो, और यहाँ कितना बच गया QE/m। मोशन ऑफ इक्वेशन यूज कर दो बस, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है। तो v तो फाइनल वेलोसिटी ये दे रखी है, v² की वैल्यू निकालोगे कितने है, यहाँ से 2 और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4gh। इनिशियल रेस्ट पे था तो ये 0 हो जाएगा 2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, अभी हमने क्या निकाली फोर्स की, ये वाली, तो मास से डिवाइड कर देंगे, ये रहा F इज इक्वल टू ma। तो अच्छा ये रहा, मास से कर ही दिया, ये एक्सेलरेशन ही तो निकाला, देखो F/m है तो F ये था और m से डिवाइड करके ये क्या निकला, ये एक्सेलरेशन निकला, तो यहाँ पुट कर दो सिंपल, g प्लस में QE/m, और आगे भी कोई है डिस्टेंस, मतलब जितने हाइट से गिरा, s ले लो चाहे h ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है। अब देखो हमें निकालना मास, हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो जो कटते हैं उसको काट दो, h से h कट गया, इससे ये कट गया 2, तो इधर आएगा तो 2g बच गया यहाँ से, और ये वाला देखो बाहर के तो कटे गए, सिर्फ एडिशन वाले हैं, एडिशन वाले अपनी साइड चेंज करते हैं तो बस साइन प्लस से माइनस में हो जाएगा, इधर कौन बच गया QE/m, तो 2g में से 1g गया तो 1g बच गया QE/m। हमें m निकालना है तो m को उधर ले जाओ QE/g, ये बड़ा आंसर है। एक बार देख लेते हैं, मैच कर गया क्या, 117 QE/g, ये बड़ा ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल मैंने क्या किया, देखो वेलोसिटी दे रखे हैं, नीचे की तरफ दो फोर्स की वजह से गिर रहा है तो नेट फोर्स ये आ गया, दोनों को जोड़ देंगे। हमें एक्सेलरेशन निकाल लो ताकि इसमें पुट कर दें, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, निकल गया, बस सिंपल इस इक्वेशन में पुट कर दो तो अपने पास डायरेक्ट क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक वेक्टर a है, व्हेन एडेड टू वेक्टर b, a को b में जोड़ा जाता है कि वैल्यू नहीं दे रखी, b वेक्टर दे रखा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना वो सिर्फ y डायरेक्शन में आएगा, y का मतलब होता है ये y कंपोनेंट आएगा, x है ही नहीं उसमें, 0 हो जाएगा x कंपोनेंट, और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो वो b वाले के इक्वल आता है भाई। तो हमें सिर्फ a जो a वेक्टर है ये वाला जो अननोन हमारे लिए, उसकी वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये चेंज कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन हुआ है, 100 कहाँ गया, 118। देखो अपने को क्या गिवन है, बी वेक्टर दे रखा 3i प्लस में 4j, ए की वैल्यू दे नहीं रखी तो मान लो xi प्लस में yj, ठीक है। अब देखो दोनों का रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट दोनों को जोड़ दो, तो x वाले में x जुड़ेंगे i प्लस में y में y जुड़ेंगे j। फिर इसने बोला रिजल्टेंट तो सिर्फ y में है, मतलब ये चीज़ 0 है तो x प्लस 3 बराबर 0 रख दो, बस x की वैल्यू आ गई -3। एक चीज़ तो निकल आई बड़ी आसानी से। दूसरी कंडीशन लगाओ बस, दूसरी इसने क्या बोला, b का मैग्नीट्यूड है वो उसके इक्वल होगा, तो b का निकालो पहले, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर का रूट, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये 5 आ गया।
हाँ 5 आ गया ना, तो इसके रिजल्टेंट की इक्वल रख दो। इसका तो ये तो है ही नहीं यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट तो है नहीं, इसका स्क्वायर करोगे रूट करोगे तो मतलब क्या बचा y+4। रिजल्टेंट किसके इक्वल आना चाहिए, बी वाले के इक्वल, दे रखी है कंडीशन तो 5 की इक्वल लिख दिया, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। बस बना दो अपने पास, इसमें पुट कर दो ए वेक्टर में, तो ए वेक्टर बनाया, एक्स की जगह कितना पुट करोगे -3i प्लस में y की जगह 1 पुट करोगे ना, तो जी ये बन गया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो अब, 3 3 जा 9 प्लस में 1 √10 आ गया। देखो कितना सिंपल है, दो कंडीशन दोनों हमने अप्लाई कर दी। बी की वैल्यू दे रखी है, ए हमारे पास नहीं है तो हमने एक्स वाई ले लिया, दोनों का रिजल्टेंट लिया, रिजल्टेंट सिर्फ y में है तो x के 0 रख के एक वैल्यू निकलेगी। दूसरा इसने बोला b का जो मैग्नीट्यूड है वही इसका है रिजल्टेंट का, तो b का 5 आया, इसका तो ये है ही नहीं, इसका रिजल्टेंट के इक्वल ये रख दो 5 वैल्यू, तो y आ गया। तो ए बी वैक्टर इसमें पुट करोगे एक्स वाई की वैल्यू, ए वेक्टर बन गया अपने पास, और हमें निकालना था इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू, तो ये आई √10। देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट। ओके नेक्स्ट देखो, छोटे क्वेश्चन है ना ये, इस तरह के बहुत छोटे आते हैं जो हम वहाँ बैठ के सोल्व करेंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, वो स्किप कर सकते हैं। एक थिन रोड है, लेंथ L ये दे रखी डायग्राम में, मास M है, हॉरिजॉन्टली उसको बांध दिया गया वर्टिकल स्ट्रिंग से एंड दोनों, फिर क्या किया स्ट्रिंग सपोर्ट एंड B इज देन, अच्छा बी वाले को यहाँ से काट दिया गया इधर से, तो यहाँ से काटते हुए ऐसे लटक के आएगी अपनी वेट की वजह से, मतलब नीचे आएगी। लीनियर एक्सेलेरेशन एंड बी जस्ट, ये कह रहा है भाई जो एक्सेलेरेशन है इसको काट दिया, काटते ही ये वेट की वजह से मतलब इधर बंधी हुई है ना, ये सिरा तो बंधा हुआ है, इस सिरे को काटोगे तो ये लटक के ऐसे गोल घूमेगी, तो ये कह रहा है जब काटते ही चलना शुरू किया ना उस टाइम पे उसका एक्सेलेरेशन बताओ भाई, लीनियर एक्सेलेरेशन कितना होगा, बस ये बात पूछिए। तो जब चीज़ घूमती है, देखो 119 क्वेश्चन, कोई चीज़ घूमती है तो वहाँ पे मतलब रोटेशन वाला केस है, तो फोर्स ना यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं, हम टो यूज़ करते हैं। तो टो का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा ये वाली बंधी हुई है तो इसका जो टोटल मास होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में, सेंटर पे ही होता है। पूरी लेंथ कितनी दे रखी है L, तो ये हो जाएगी L/2। तो टो की वैल्यू निकाल लो, टो की वैल्यू, फोर्स कितना लगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लेके कौन आ रहा है, समझो भी उसको काट दिया तो नीचे की तरफ वेट की वजह से आ रहे हैं तो mg फोर्स लग रहा है। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, L/2। एक तो टो की वैल्यू ये आ गई, सिंपल। दूसरी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma, तो टो का फॉर्मूला क्या होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। भी दोनों टो की वैल्यू निकाल लो, इक्वल रख देंगे क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है बस। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोड के लिए कितना होता है 1/3 ml², एक उसके लिए रेक्टेंगल बॉक्स के लिए या रेक्टेंगुलर कुछ है मतलब लेंथ ब्रेथ दोनों, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 1/12 ml²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे मैंने एक वीडियो बना रखी हुई कंप्लीट, जिसमें मैंने बताया भी किस तरह से पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम यूज करके मतलब एक चीज़ हमें पता हो दूसरी तक कैसे पहुंचा जाता है। अपने पास तो बस इसका यूज होगा क्योंकि रोड दे रखी है, इसका तो यूज नहीं होगा, मैं बता रही हूँ जस्ट ये डायरेक्ट फॉर्मूले जो हमें यूज करने। तो टो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml² और अल्फा की जगह अल्फा ही है, तो ये भी मोमेंट, ये भी टो की वैल्यू निकले और ये भी टो, दोनों को इक्वेट कर दो बस। तो mg इंटू में L/2 किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 ml² अल्फा। काट दो जो कटते हैं, m से m कट गया, एक l से एक l कट गया, ये इधर जाएगा तो 3g डिवाइडेड बाई 2, यही बच गया। अच्छा 2l बच गया, ये l है, ये इधर एक पावर थी, इधर 2l है अल्फा की। अच्छा इसने देखो ये वैसे तो आंसर आ गया था, मेरे को लगा आंसर आ गया, बट दूसरी चीज देखो इसने लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है। लीनियर एक्सेलरेशन होता है अपना a और ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कौन सा आया, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये नहीं पूछा। दोनों के बीच में पता हमें रिलेशन पता है, क्या रिलेशन होता है, a की वैल्यू होती है अल्फा इंटू में डिस्टेंस, ठीक है। तो a की पूछी इसने, ये वाला निकल गया 3g/12 और इसकी लेंथ डिस्टेंस पूरी लेंथ l है, l से l कट गया, तो a की वैल्यू आ गई 3g/2। अब आंसर आया देखो, मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये वाला 3/2g, 3/2g।
सिंपल क्या करना है, देखो रोड दे रखे ऐसे बांध के, ये वाली लेंथ पूरी L दे रखी, इधर से काटते ये ऐसे घूम के आएगी, ये सिरा बंधा हुआ उसकी वजह से, तो कह रहा है काटते ही जस्ट चली तो लीनियर एक्सेलरेशन मतलब A की वैल्यू निकालनी है, तो चलेगी क्यों, कैसे चलेगी, क्यों चलेगी, क्योंकि उसके वेट की वजह से ग्रेविटी ने उसको खींच लिया, तो इतना फोर्स काम कर रहा है। पूरा मास कहाँ कंसंट्रेट होता है, सेंटर पे, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ली जाएगी, L/2। एक तो ये आ गया, दूसरा टो का फॉर्मूला होता है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में अल्फा, अल्फा तक पहुंचना है हमें, क्योंकि अल्फा तक जब एंगुलर एक्सेलरेशन तक पहुंच जाएंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। बस दोनों टो को मैंने बराबर रख दिया, अल्फा की वैल्यू निकली, अल्फा से मैं A पे पहुंची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, इसको पे थोड़ा ध्यान देना, मैं जो बातें बोलूँ। ए पार्टिकल हैज ए वेलोसिटी u टुवर्ड ईस्ट एट t = 0, ईस्ट की तरफ जा रहा है, इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड वेस्ट। सोच के देखो, पार्टिकल तो जा रहा है ईस्ट की तरफ और एक्सेलरेशन काम कर रहा है उसके अपोजिट वेस्ट की तरफ। फिर ये कह रहा है XA और XB डिस्टेंस ट्रेवल की उस पार्टिकल ने, फर्स्ट 10 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल की, अगले 10 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये पूछा है इसने। तो देखो कैसे, 120 का क्वेश्चन है। देखो एक्सेलरेशन तो मान लो इधर काम कर रहा है, मतलब पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल जा रहा है स्टार्टिंग में इधर, तो 10 सेकंड तक चला, दो केसेस बनेंगे, तो x से डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर 10 सेकंड चला तो उसने XB डिस्टेंस ट्रेवल की। तो मुझे ये बताओ स्पीड पार्टिकल की यहाँ थी ज़्यादा या यहाँ थी, भाई यहाँ ज़्यादा थी, क्योंकि अपोजिट में एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो पार्टिकल की स्पीड को कोई धीरे धीरे स्लो कर रहा है, बहुत फास्ट था धीरे धीरे स्लो होता होता मतलब कम, यहाँ तक तो बिल्कुल स्लो हो जाएगा क्योंकि उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हुई, स्पीड हुई ज़्यादा इस केस में, इसकी बजाय, और जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ डिस्टेंस ट्रेवल पार्टिकल करता है वो क्या करता है, ज़्यादा करता है, सीधी सी बात है। भी स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा थी, धीरे धीरे इस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड कम होती गई, अब स्पीड कम है वहाँ डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, स्पीड ज़्यादा है वह। एक केस तो बना ये, दूसरा केस समझो, पार्टिकल चला, मान लो 10 सेकंड में चला, x से डिस्टेंस उसने दे रखी ट्रेवल की, फिर एक टाइम ऐसा आया होगा वो चला और उसकी स्पीड हो गई स्लो, वो रुक गया, रुक के जाएगा कहाँ, एक्सेलरेशन कहाँ काम करे, इस डायरेक्शन में, पार्टिकल कहाँ जाएगा, वापस चल पड़ेगा। अब एक तो पार्टिकल चल रहा है ऊपर से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चल रहा है, तो सीधी सी बात है जो इधर चल रहा है ना अब वो स्पीड क्या होगी, वो स्पीड होगी उसकी ज़्यादा, मोर, तो डिस्टेंस सेकंड वाली ट्रेवल करेगा वो XB वो ज़्यादा मिलेगी। अब इस केस में भी दो केस बन सकते हैं, मान लो स्लो स्पीड हुई हो और 10 सेकंड इधर और 10 सेकंड इधर हो चुकी हो, तो ये केस बनेगा। मान लो कि उसने एक्सेलरेशन, पता नहीं एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दे रखी ना, पता चल जाता कहाँ रुका, तो चलिया और फिर एक टाइम आया रुका, फिर वापस चल पड़ा एक्सेलरेशन डायरेक्ट, तो स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब की बार जो वापस चल रहा है ना XB सेकंड वाली, वो डिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि स्पीड यहाँ ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ, तो यहाँ पे दो केस बन गए भी। तो इसमें ऑप्शन जो है ये फोर्थ है भाई, द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। क्यों इनसफिशिएंट है, ना तो उसने एक्सेलरेशन की वैल्यू दी ना उसने टाइम की वैल्यू दी, हमें पता चल जाता कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा है, पार्टिकल का केस ये बनेगा या ये बनेगा, हम सिर्फ गैस कर रहे हैं कि दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे, तो इनसफिशिएंट है वे एक्सेलरेशन, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसने ना टाइम की दिया ना एक्सेलरेशन की वैल्यू दी, इससे हमें पता ही नहीं चल रहा कि पार्टिकल कहाँ जाके रुका, कितना डिस्टेंस कब ट्रेवल किया, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आज के लिए इतने ही करेंगे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो चुके शायद, हाँ 6 हो गए, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लंबी वीडियो हो जाएगी ऐसे तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर ले चैनल, अगर ना किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी कुछ राय देनी हो, कितना क्या समझ आया सब कुछ। थैंक यू।